Hi friends, you are welcome on my YouTube channel Fun Academy. My name is Himanshu Gautam and I am in class 12th and a NEET aspirants like you. We study class 12 chapter number 12th. Today's topic is the Bohr atomic model. Let's start the video. हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बोर एटॉमिक मॉडल। इस मॉडल में हम पता चलेगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच स्टेबिलिटी कैसे है, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी कैसे लॉस करता है, कैसे गेन करता है, और कुछ रेडिएशंस निकलते हैं या कुछ स्पेक्ट्रम निकलते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। इसमें हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं आज बोर एटॉमिक मॉडल। ये मेरे हैंडमेड नोट्स हैं। बोर एटॉमिक मॉडल 1930 में बोर ने दिया था, नील्स बोर ने। इसे आपने 9th में पढ़ा होगा। इसके कुछ पॉइंट्स लिखूंगा। फर्स्ट पॉइंट कहता है इलेक्ट्रॉन कैन ओनली रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट्स। दीज ऑर्बिट्स हैव फिक्स्ड एनर्जी एंड दीज आर कॉल्ड एनर्जी लेवल और स्टेशनरी लेवल। इलेक्ट्रॉन बस कुछ ही पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में घूम सकता है जिनकी एनर्जी फिक्स है और उनको एनर्जी लेवल या स्टेशनरी लेवल कहा गया है। दे वर नेम्ड एज KLMN। उनका नाम KLMN लिखा गया है। सेकंड पॉइंट कहता है इलेक्ट्रॉन हैव सम सेम एनर्जी एज दैट ऑफ द ऑर्बिट इन विच इट इज रिवॉल्विंग। इलेक्ट्रॉन के पास जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसके बराबर ही एनर्जी होती है। While revolving in particular orbit, electron neither gain energy nor lose। जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी एनर्जी फिक्स है और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स है, तो वो नहीं तो एनर्जी गेन करता है और नहीं एनर्जी का लॉस करता है। अगर लॉस या गेन करेगा वो रेडिएशन की फॉर्म में करेगा। यहाँ पर एक रूल लिखा गया, क्वांटम फिजिक्स डू नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड मैकेनिक्स। आपने आंटमैन की मूवी में भी देखा हो, क्वांटम फिजिक्स इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म और फिजिकल मैकेनिक्स है, जैसे कि न्यूटन्स लॉ, इन सब को फॉलो नहीं करते, क्योंकि ये जितनी भी लॉ हैं, ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं बड़े बड़े उस पर लगते हैं और एटम बहुत छोटा होता है। फोर्थ पॉइंट कहता है इफ एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स और इमिट एनर्जी इट मस्ट मूव टू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। दीस रेडिएशंस आर पर्टिकुलर। अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा या लॉस करेगा तो उसे इस ऑर्बिट को छोड़ना पड़ेगा और ये एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में इमिट या लॉस करेगा, इमिट या गेन करेगा, और वो जो रेडिएशन होंगे वो भी पर्टिकुलर ही होंगे। फिफ्थ पॉइंट कहता है इलेक्ट्रॉन कैन ओनली रिवॉल्व इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट्स फ्रॉम विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π। इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकता है जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मतलब कि कोई नंबर से मल्टीपल हो रहेगा NH/2π के फॉर्म में, और उसका मल्टीपल हुआ रहेगा कोई किसी भी नंबर से, जहाँ NH/2π, यानी यहाँ 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। दिस कंडीशन कोल्ड बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन। इस कंडीशन को बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन कहते हैं, जहाँ एंगुलर मोमेंटम बराबर NH/2π होता है। L बराबर mvr, जो आपने 11th में पढ़ा होगा, mvr = NH/2π। ये इक्वेशन बन गए फर्स्ट। द फिफ्थ पॉइंट कहता है हमारे पास द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन gain to electron by electrostatic force between nucleus and electron। जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है उसके पास पक्का सर्कुलर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, तो ये एक्सेलरेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू मिलेगा उसे। आगे चलते हैं। अब हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे, जैसे कि एटम की रेडियस निकालेंगे और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी। हमारे पास फर्स्ट कंडीशन तो यही है, सेंट्रीपिटल फोर्स
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होती है। सेंटीमीटर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक बराबर के बराबर सेंटीमीटर फोर्स फॉर्मूला होता है mv² अपॉन r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। और यहाँ पर mv² अपॉन r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर r स्क्वायर। एक यहाँ पर q1 क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, q2 न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, e बराबर -1.6 10⁻19 कूलम्ब होता है। Q2 न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर भी प्रोटॉन रहेंगे, उसके अंदर प्रोटॉन पे भी इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है। और उसमें प्रोटॉन कितने होंगे, उस पे प्रोटॉन उतने ही तो होंगे जितने उसका एटम के नंबर है। तो एटम के नंबर Z से मल्टीप्लाई कर दिया हमने उसके चार्ज को। तो यहाँ पर इक्वेशन बन के तैयार हो गई mv² अपॉन r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। समझ में आया। और हमारे पास एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई था, है nh/2 पाई। अब आगे चलते हैं। अब इक्वेशन थर्ड को हम डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन सेकंड से। हम इक्वेशन थर्ड को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन सेकंड से। डिवाइड करने से पहले हम सेकंड का स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड से। m² v² अपॉन r स्क्वायर n² h² अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। अब इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, थर्ड को सेकंड से डिवाइड करने पर यहाँ पर m से एक m कट गया, यहाँ स्क्वायर में है तो हमने स्क्वायर काट दिया, v² से v² कट गया, r से इधर वाला r कट गया, 4 से 4 कट गया, पाई से एक पाई कट गया, एप्सिलॉन नॉट है ही नहीं। तो हमारे पास ये बच गया एक m यहाँ से बच गया, r स्क्वायर का r स्क्वायर बच गया, n² h² एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब पाई z स्क्वायर, हमारे पास ये सारी चीज बच चुकी हैं। एक r से यहाँ पर एक r स्क्वायर करते हैं तो m इधर आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया रेडियस ऑफ nth सेल। कोई भी किसी भी सेल की रेडियस निकालेंगे तो n² h² एप्सिलॉन नॉट पाई mz स्क्वायर। क्या फॉर्मूला बन गया, रेडियस ऑफ nth सेल n² h² एप्सिलॉन नॉट पाई mz स्क्वायर। अब इसका एक शॉर्टकट बताते हैं। देखिए एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, उसका मास भी कांस्टेंट है, और h² भी प्लांक कांस्टेंट है। अगर हम चारों की वैल्यू रख दें, तो हमारे पास ये आ जाता है 0.529 इंटू n² z²। हाँ, और यहाँ पर e² चार्ज हो वो भी कांस्टेंट है, n² अपॉन z एंगस्ट्रम में आ जाता है। जिसका शॉर्टकट हो गया, जिससे आप एग्जाम में किसी भी रेडियस निकाल सकते हैं। अब इसमें हम v की वैल्यू पुट कर देते हैं। अब इस इक्वेशन सेकंड में हम v निकालने के लिए इक्वेशन सेकंड में r की वैल्यू पुट कर देते हैं। r की वैल्यू पुट करने पर mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई था, ऊपर देख लीजिए mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई, mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई। अब हम इसमें r की वैल्यू पुट कर देते हैं। mv इज इक्वल टू r की वैल्यू ये आ गई, m से m कट गया, यहाँ पर पाई से इधर का पाई कट गया, n एक n से n कट गया, एक h से h कट गया। तो हमारे पास बचता है v इज इक्वल टू z स्क्वायर 2 इंटू nh एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ देखिए e भी कांस्टेंट है, चार्ज है वो भी कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी। अगर हम इनकी वैल्यू रख देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2.18 इंटू 10⁻6 Zn मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई। पर अगर एग्जाम में पूछता है कि हमारा उसकी एडवांस के सवाल इससे नहीं हो पाने के। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, हम अब पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर विद साइन रखना पड़ेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस z स्क्वायर अपॉन r। अब हम r की वैल्यू रख देते हैं यहाँ भी z स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू n² h² एप्सिलॉन नॉट पाई mz स्क्वायर। तो p पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा पाई, इस पाई से पार्ट कट गया, m ऊपर चला जाएगा, z भी ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर mz स्क्वायर ये e है, mz e की पावर 4 4n स्क्वायर h² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। अगर हम सारे कांस्टेंट की वैल्यू रख देते हैं तो p इज इक्वल टू आ जाएगा
-6.3 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम ऐसी काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv²। अब हम v की वैल्यू रख देते हैं जहाँ आपने पीछे निकाली थी 1/2 m v का स्क्वायर, तो हम इन सबको स्क्वायर कर देते हैं Z² to NH एप्सिलॉन। इनका स्क्वायर करने के बाद हमारे पास आ जाता है 1/2 m Z² e⁴ एप्सिलॉन नोट का स्क्वायर n² h²। m Z² e⁴ 8n² h² एप्सिलॉन नोट। अगर सभी कांस्टेंट की वैल्यू रखने के पर 13.6 इंटू Z² n²। और यहाँ एक रिलेशन होता है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी होती है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी की 2 गुना होती है, और टोटल एनर्जी भी उसकी 2 गुना होती है, पर उसके बराबर ही होती है। इसमें यहाँ माइनस लग जाता है। हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेल की पोटेंशियल एनर्जी -13.6 थी, सेकंड सेल के लिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और थर्ड सेल के लिए -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी बढ़ती जाएगी क्योंकि माइनस में नंबर घटता है तो वो बढ़ता हुआ माना जाता है। फोर्थ की है सबसे ज़्यादा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी आप कह रहे होंगे हाइड्रोजन में तो एक वो है, हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन में इतने सारे वो कहाँ से है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, पर अगर हम उसे काइनेटिक एनर्जी दें थर्मली गर्म करके या फिर हाइड्रोजन आइटम को, तो अलग सेल में कूद जाएगा और फिर वो बैक आ जाएगा 10⁻⁸ सेकंड में। वाइल, इसे मैंने इस पॉइंट को बताया, वाइल रिवॉल्विंग इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट एन इलेक्ट्रॉन में इमिट और एब्जॉर्ब रेडिएशन फोटोन radiation energy of a specific wavelength and falls discrete to lower energy level in 10⁻⁸ सेकेंड। जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा था, या तो वो एनर्जी इमिट करेगा या फिर एब्जॉर्ब करेगा, और वो भी रेडिएशन के फॉर्म में। इमिट या एब्जॉर्ब जो करेगा वो भी रेडिएशन फॉर्म में, जिसकी वेवलेंथ भी एक पर्टिकुलर होगी, और वो लो जैसे गेन करता है। मान लो अगर वो गेन करता तो गेन करने के तुरंत 10⁻⁸ सेकंड में वापस ही उसमें आ जाएगा, रेडिएशन इमिट करके वापस उसमें आ जाएगा। द एनर्जी ऑफ सच फोटोन इज ऑलवेज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल। जो फोटोन निकाला उसने, जो रेडिएशन निकाला, उसकी जो एनर्जी है, जो जिन ऑर्बिट्स में से वो निकला, उनके डिफरेंस के बराबर होती है। यहाँ पर डेल्टा ई लिखा है, ये फोटोन के E(n2) जैसे 2 सेल में से गया, पहली सेल से 2 में गया, तो उनका डिफरेंस निकाल लीजिए, ये हमारे पास फोटोन की एनर्जी मिल जाएगी। E बराबर होता है Hc/λ, लैम्बडा इज इक्वल टू En2 माइनस En। हम इसका सोर्स कर लिखेंगे 13.6 Z² n²। हम यहाँ से 13.6 कॉमन ले लेंगे, 13.6 Z² Hc यहाँ आ जाएगा 13.6। Hc की मल्टीप्लाई करेंगे 6.00 10⁻⁻13 जूल होता है। Hc की वैल्यू 3 × 10⁸ सेकेंड होता है। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 12375 आ जाएगा। अब इस पर्टिकुलर को हम रैडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 1.09 10⁻7 मीटर। हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ निकालने का। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट या लॉस करता है, तो वो जो रेडिएशन निकालता है उसकी वेवलेंथ निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पर रैडबर्ग कांस्टेंट है, Z एटॉमिक नंबर है, N1 जिसमें वो था, और N2 जिसमें गया था, फिर वापस छोड़ के फिर वापस N1 में आ गया। अब बोर एटॉमिक मॉडल की भी कुछ लिमिटेशन है, या ये क्या चीज़ नहीं बता पाई। इट स्टैंड फॉर ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी हाइड्रोजन हीलियम पॉजिटिव या लिथियम 12 पॉजिटिव। ये बस है ना, हाइड्रोजन जैसे एटम के लिए होता है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, अगर उसमें 2 गए तो उसके लिए ट्रू नहीं है। इट डज नॉट डिफाइन वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाद में इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर डिस्कवर हो गया तो ये उसे भी नहीं पता पाई। इलेक्ट्रॉन एक वेव क्लाउड की तरह चारों तरफ घूमता है। इट अपोज हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन्होंने हीजनबर्ग प्रिंसिपल, जो आपने क्लास 11 की केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा, कि किसी भी एक्सेलरेशन पार्टिकल का
हम उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम साथ साथ नहीं निकाल सकते। हमने इसकी वो भी निकाली थी अभी अभी, वेलोसिटी भी निकाली थी और उसकी पोजीशन भी बताई थी कौन से सर्कुलर ऑर्बिट्स में। इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम इन मैग्नेटिक इफेक्ट, जीमन इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये स्पेक्ट्रम नहीं बता पाए थे। अगर हम इसका रेडिएशन इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड में कराएंगे तो वो फैल जाएगा, उस इफेक्ट को जीमन इफेक्ट कहते हैं। या इलेक्ट्रिक फील्ड में कराएंगे तो उसे स्टार इफेक्ट कहते हैं। ये उसको नहीं समझा पाए। अब हमारे पास दो स्पेक्ट्रम आ जाते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है तो उसके बाद जो एनर्जी छोड़ता है वापस लोअर एनर्जी लेवल में, तो उसे एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। एब्जॉर्प्शन जब कोई इलेक्ट्रॉन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके दूसरी पर्टिकुलर ऑर्बिट में जाता है, इसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये भी दो तरह के होते हैं, ये दोनों भी दो तरह के होते हैं। अगर स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस रहा विच ऑल टाइप ऑफ, जिसके अंदर सारी वेवलेंथ आ जाती है तो उसे कंटिन्यूस कहा जाएगा। उस रेंज की, एक पर्टिकुलर रेंज की सारी वेवलेंथ आ जाती है, और जिसमें कुछ कुछ कलर बीच में से गायब हुए तो उसे डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम कहा जाएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम जनरली पढ़ते हैं। हाइड्रोजन ऑन हीटिंग इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स एनर्जी एंड जंप टू एनर्जी लेवल, जंप टू अबव एनर्जी लेवल या अपर कह सकते हो। अगर हम हाइड्रोजन गैस को गर्म करेंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेंगे और आगे वाली ऑर्बिट में कूद जाएंगे। इलेक्ट्रॉन इज अनस्टेबल इन हायर लेवल, इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में स्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। सो इलेक्ट्रॉन फॉल्स बैक टू डिस्क्रीट ए लोअर एनर्जी लेवल इमिटिंग एनर्जी टू फॉर्म ऑफ फोटोन। तो इलेक्ट्रॉन वापस आना चाहेगा, इसके लिए आने के लिए उसे एनर्जी इमिट करनी पड़ेगी जितनी उसने ली थी। तो जो एनर्जी इमिट करता है वो फोटोन या रेडिएशन के फॉर्म में करता है, और वो जो स्पेक्ट्रम बन के तैयार होता है उसे डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम कहते हैं। एनर्जी इन सच फोटोन इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल। ये मैंने पहले ही बताया था कि फोटोन की एनर्जी उन एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के इक्वल होगी। हमारे पास कुछ सीरीज बन के आ जाती हैं, लाइमन सीरीज, बारमन सीरीज, पर्सन सीरीज। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।